आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा या तो ओवर सेंसिटिव हैं या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा रिबेलियस काइंड ऑफ बच्चे हैं। मतलब इनको जैसे आमिर अख्तर साहब और गुलजार साहब गाने सुनती हूँ और लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझे तुम्हारे एहसास की दीदी होंगी शायद, प्यार मुझे राइटिंग से हुआ और शादी मेरी काउंसलिंग से, साइकोलॉजी से हुई। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैशु और आप सभी का स्वागत है अहिल्यानगर टॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। वो एक राइटर है, एक काउंसलर है और बहुत सी चीज़ों में वो बहुत एक्सपर्ट है, जिनका नाम है तानिया मुल्तानी। सो लेट्स वेलकम मिस तानिया ऑन अहिल्यानगर टॉक्स। नमस्ते वैष्णवी। नमस्ते। आप आज हमारे शो पर आए हो, तो वेरी थैंक यू फॉर यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, तो आज की शुरुआत एक गजल से। ओके। एक गज़ल लिखी थी मैंने कुछ समय पहले। उसका ऐसा था कि यूं तो महफिलों में गए थे हम कहीं, यूं तो महफिलों में गए थे हम कहीं, लेकिन उस महफिल की बात कुछ और थी। यूं तो महफिलों में गए थे हम कहीं, उस महफिल की कुछ बात और थी। इतनी रंगीन कुर्तों पर नजरें पड़ी थी, उसके सफ़ेद वाले की बात कुछ और थी। वाओ, वेरी नाइस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपने लिखना कब से स्टार्ट किया था? मैंने लिखना स्टार्ट किया जब मैं 13 साल की थी। अभी उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब मैं 13 साल की थी तब मैंने कविताओं से शुरू की थी। छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, शॉर्ट्स पोएम्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, उससे लिखना मैंने शुरू किया। और ये बात शायद किसी को पता नहीं, बट 10th में मैंने एक बुक लिखी थी और वो कभी पब्लिश नहीं हुई, कभी किसी को पता नहीं उसकी कहानी, बट मैंने लिखी थी वो बुक और मैंने उसी को आज तक संभाल के रखा हुआ है, एक वाइट कवर। ओ सीक्रेट। नहीं, अब ये सीक्रेट नहीं रहा, हमने अब ऑलरेडी नहीं उसको बता दिया है। यस। यस। तो तब से मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे अच्छे शायरों से मेरी मुलाकात हुई। मैं ऑनलाइन, कोरोना आ गया था, ऑनलाइन काफ़ी नए नए शायरों से जुड़ी और जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि हमें सिर्फ कुएं का मेंढक नहीं रहना, हमें आगे और बढ़ना है और हमें और भी नए नए राइटर्स को एक्सप्लोर करना है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है। मैंने थोड़ा घूमना शुरू किया, घूमने से मेरी लिखने की जो इंस्पिरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ी। और वो 17 साल की उम्र में फिर, जैसे आपको पता है, मेरी फर्स्ट बुक जो है वो मैंने वॉटपैड, एक ऐप है, उस पर लिखना शुरू किया। और जैसे ही लोगों को पता चली उस बुक के बारे में, मेरे फ्रेंड्स हो गए, दूसरे लोग हो गए, तो 1000 से ऊपर उसके व्यूज़ गए और व्यूज़ जाने के बाद फिर मैंने उसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे पब्लिश करने का सोचा। ग्रेट। और आपकी राइटिंग में सबसे पहले इंस्पिरेशन कौन थे आपके? मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे खुद के दादाजी और मेरे फादर। मेरे फादर नवा मराठा पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे जब वो अपने 12th और फर्स्ट ईयर में थे। तो वो ह्यूमर, मतलब मराठी ह्यूमर और जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी उनकी बातें, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनके ऊपर थोड़े हास्य व्यंजन इस तरीके से लिखते थे। तो वो मेरे फादर खुद मेरी इंस्पिरेशन है और शायद ऐसा कहते हैं कि हेरिडिटी आई है, शायद ब्लड में ही वो राइटिंग आई है। और जो मेरे दादाजी थे वो गज़लें लिखते थे। हमारे जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में ये गज़लें, ये महफिलें, ये बहुत सारा सचती थी। तो तब पार्टीशन हुआ और तब तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, मतलब इंडिया ही था सारा। तो जब पार्टीशन हुआ तब वो यहाँ पर आए तो उनकी गज़लें वो बीच बीच में कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। ये बहुत दुख की बात है कि उनकी कोई गज़ल या मेरे फादर का कोई पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जब तक वो मेरे हमारे साथ थे तब तक हमने उनके बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और सुनी। वाओ, नाइस। जो आपकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, हाँ, तो उस बुक के बारे में कुछ बताइए। पहली बुक जो है उसका नाम है अ रोड ट्रिप टू लव और हाल ही में उसका मैं सीक्वल भी लिख रही हूँ, अ ट्रिप अनफॉरगेटेबल अनबिलीवेबल। इंग्लिश में बुक है, मैंने सोचा थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे और 100 पेजेस की ही बुक है ताकि कोई भी जो नया नया भी इंग्लिश सीख रहा है वो भी पढ़ सकता है। इतनी सिंपल लैंग्वेज है, मेरी मदर भी पढ़ सकती है, इतना सिंपल है, बिकॉज माई मदर इज़ नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो उस हिसाब से मैंने लिखी है। और पहली जो बुक है वो है 3 लोग, आरजू, आरव और जन्नत।
आरजू, आरव एंड जन्नत, ये आज उनका एक्रोनिम है। तो ये तीनों जाते हैं एक ट्रिप पर जो होती है दिल्ली चंडीगढ़ से आगे परवाणू में एक हिल स्टेशन पर। और यूजुअली हम इंडियंस जो होते हैं तो हमारे घर पे इतना परमिशन नहीं दिया जाता है कि आप 12th के बाद डायरेक्टली किसी ट्रिप पर जाओ। हमें बहुत जतन, बहुत कुछ करना पड़ता बहुत है, मेहनत करना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। एग्जैक्टली। तो फिर ये चीज़ मैंने उसमें दिखाई है। पूरा जैसे हमारे घर का माहौल होता है सब वैसे ही, पढ़ाई करने के लिए वो आर्ट्स लेना चाहती है तो उससे उसके घर वाले पहले थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, बट लेटर वो आर्ट्स में बहुत एक्सेल करती है। देन वहाँ पर रोड ट्रिप पर वो किससे मिलती है, उसकी लव स्टोरी कैसी होती है। तो आरजू की लव स्टोरी के ऊपर है। आरजू जो है वो मेन कैरेक्टर है बुक का, और उसमें युग जो उसका लवर आता है उसकी एंट्री होती है और वो कैसे मिलते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ी स्टोरी है। बट एंड ऑफ द डे ये ऐसी फ्रेंडशिप है जो कभी कहते हैं ना कि प्यार उसके बीच में नहीं आता। फ्रेंडशिप है वो अलग है, और उनकी हमेशा एवरग्रीन फ्रेंडशिप रहती है। करेक्ट, एवरग्रीन फ्रेंडशिप रहती है, और हमेशा सदाबहार वाली जो उनका खेलना कूदना है, जो बीच बीच में खाने का अलग अलग स्वाद लेते हैं। वो चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली में खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। वेरी नाइस। तो ये रियलिटी है, मतलब रियल स्टोरी है या फिर इमेजिनरी है? कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इमेजिनरी हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी हैं। जैसे फ्रेंड्स की कहानी हो गई, या कुछ कुछ बातें जो हैं आरजू के बारे में हैं, वो मैंने थोड़ी सी अपनी स्टोरीज में डाली है, थोड़ी सी कहीं से उठाई हुई स्टोरीज हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स की जो कहानी है वो बेशक वो मेरी रियल लाइफ से ही है कि कैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, कैसे वो जाते हैं कहीं पर, तो उसी से है। तो जब आपका फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था तो व्हाट वाज द एक्साइटमेंट लेवल? सच बताऊं वैष्णवी, तो जब मेरा फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और नहीं भी थी, क्योंकि तभी हाल ही में मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो तब मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी, लेकिन मेरे फादर की एक्साइटमेंट लेवल देख के मैं खुद ज़्यादा बहुत खुश हो गई, क्योंकि माय फादर वाज सो एक्साइटेड कि मेरी बेटी की बुक पब्लिश हो रही है। एंड ही वाज लाइक कि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर तक लिखता था, लेकिन ये आगे बढ़ी है, एक स्टेप आगे बढ़ी है, और इसने अपनी बुक पब्लिश की है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई फादर हैप्पी। नहीं, बट पब्लिक का जो रिएक्शन है तो उस चीज के लिए आप डरे थे या फिर कॉन्फिडेंट थे कि नहीं? Right, क्योंकि right. फैमिली ऑब्वियसली हमारे साथ ही होती है, बिकॉज दे कैन सी आवर स्ट्रगल, बट जो पब्लिक का रिएक्शन है वही तो तब आप डर रहे थे या नहीं? तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा नर्वस थी, वो जैसे आप कह रहे हो, डरी हुई भी थी कहीं ना कहीं। बट मुझे पता था कि ये कहानी ऐसी है कि फ्रेंड्स के बारे में है, थोड़ी सी लव स्टोरी है उसमें, तो लोग रिलेट कर पाएंगे, इस तरीके की कहानी है। और दूसरी चीज़, हाँ, ये भी था कि बुक चलेगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत नई मार्केट में आई थी, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा तो मुझे कोई जानता था नहीं इतना। तो कैसे होगा रिएक्शन, या बुक का रिएक्शन, या लोग कैसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। खरीदने से ज़्यादा मतलब मेरा ये था कि वो पढ़ना पसंद करेंगे भी या नहीं, मुझे उनको मेरी राइटिंग्स कैसे लगेंगी, मेरे लिखने का तौर तरीका कैसा लगेगा, इस पर मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं डरी हुई थी, थोड़ी सी डरे हुए थे? डरी हुई थी। ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको लगता है कि बुक में है जो पब्लिक में पढ़नी चाहिए? मेरे काफ़ी राइटर्स रहे हैं जो मेरी इंस्पिरेशन रहे, जैसे मुनावर फारूकी हो गए, जाकिर खान हो गए, जॉन एलिया साहब हो गए, और गुलजार हो गए। वो हमेशा कहते हैं कि सादगी जो है ना ज़िंदगी में, वो कभी किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ से मैच नहीं कर सकती। जितना आप साधारण रहेंगे उतना ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी कविताएं भी होती हैं या जो मेरी बुक्स भी हैं उसमें सादगी है, और लोग जो हैं, आम जनता जो है, वो उसको आसानी से पढ़ सकती है, आसानी से समझ सकती है, अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाती है। रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। आजकल जो मैंने है जो अलग तरीका अपनाया है लिखने का, मेटाफोरिकल राइटिंग जिसे कहते हैं, कि कुछ और हम एग्जाम्पल्स उठाते हैं और उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। तो आपको समझना होता है कि आप उसको कैसे रिलेट करोगे। मतलब मैं पत्तों के बारे में बात कर रही हूँ, पर शायद मैं पत्तों के बारे में नहीं, उनके खालीपन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे
इमोशंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैंने आजकल लिखना शुरू किया है। बट अगेन मैं सोचती हूँ कि जो सादगी है या जो साधारण जो तरीका है मेरा लिखने का, वो शायद लोगों को अपील कर जाए या शायद लोग उनसे रिलेट कर पाए। इसलिए सिंप्लिसिटी जो है उसको मैं बहुत ज़्यादा ऑनर करती हूँ और मेरी कविताओं में और मेरे वर्क्स में भी वो झलकती है। राइट, वेरी नाइस। तो अभी तक आपने मतलब और भी बुक कोई लिखी है या फिर वो एक ही सिंगल बुक है? नहीं, मैंने जो पहली बुक है उसका एक सीक्वल अभी मैं लिख रही हूँ। वॉटपैड आपसे शुरू किया था तो मैंने सोचा इसको भी वॉटपैड पर ही डालते हैं। जो मेरी दूसरी बुक है वो भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और वो मैंने डायरेक्टली पब्लिश की थी। उसका नाम है स्टक इन हरिकेन एले। हरिकेन का मतलब है बरमूडा ट्रायंगल, जो रियो डी जेनेरियो में है एक जगह। उसके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पर भूतों का साया है, कोई कहता है कि वहाँ पर अगर कोई प्लेन जाता है तो वापस नहीं आता। तो एक 17 साल का बच्चा जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट के सिलसिले में जाता है अपने फादर के साथ, तो उसकी कहानी दिखाई है कि वो उधर हरिकेन आगे मतलब बरमूडा में कैसे अटक जाता है और उसके क्या एडवेंचर्स होते हैं। वो सच में अटका हुआ है या सिर्फ ये उसकी मन गढ़ंत कहानी है, उस बारे में ये पूरी कहानी। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया अगर आप पूछोगे तो ये बहुत फनी स्टोरी है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं बैठी थी एक रोज़ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने, नगर कॉलेज में थी ना, और पढ़ाई करने बैठी थी और मेरी फ्रेंड आई और वो आके अचानक से बैठ गई। तो वो बोलती है, वो साइंस और मैथ्स में काफ़ी उसका अच्छी रुचि थी। अभी तो वो लंदन में पढ़ाई कर रही है, साइकोलॉजी कर रही है, निधि नाम था उसका। तो वो आई, वो बैठी और वो कहती है तान्या तुझे पता है बरमूडा ट्रायंगल की बहुत सारी कहानियाँ, तो उसके बारे में कभी पढ़ा है? तो मैंने कहा पढ़ा तो है बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, इतना कुछ पता नहीं है। तो जब वो लाइब्रेरी में मेरे साथ बैठी, उसने बरमूडा की काफ़ी कहानियाँ मुझे बताई, तो मैंने भी उसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और तब मेरे दिमाग में ये कहानी आई कि कुछ क्यों ना हम भी इसकी कुछ मिस्ट्री लिख ही दें। और मिस्ट्री ऐसे लिखे कि साइकोलॉजिकल हो, कि लोग कंफ्यूज हो जाएं सच में ये बच्चा वहाँ पर गया भी था या ये सिर्फ उसके मन में हो रही थी, कनेक्ट हो जाए उस कहानी से। तो दोनों बुक जो आपने लिखी, फर्स्ट बुक और रोड ट्रिप और सेकंड बुक है, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किसको मिला? ऑब्वियसली फर्स्ट बुक को ही मिला, क्योंकि फर्स्ट बुक के टाइम पे लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं एक्साइटेड थी। उसका प्रमोशन बहुत बड़े स्केल पर हुआ फर्स्ट बुक का। सेकंड बुक भी अभी तक चल रही है, लोगों को पता है उस बुक के बारे में। लेकिन सेकंड बुक जो है वो नॉवेल है, और नॉवेल कैसे थोड़ी बड़ी है, 250 पेजेस की है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के वचन हैं और वचनों के बाद वो बच्चा उस वचनों पर कैसे चलता है उसकी बुक है। तो हो सकता है कि ये पंजाबी ऑडियंस या सिंधी ऑडियंस को ज़्यादा हिट करी है। Yes. और ये वाली बुक जो है ये जनरल है, तो सबने पढ़ ली है, तो इसलिए शायद फर्स्ट बुक का जो रिस्पॉन्स है वो बेटर आया। बहुत अच्छे। तो आप पोएट्री भी लिखते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक सुंदर सी पोएट्री, खूबसूरत पोएट्री आप हमारे लिए सुना दीजिए। जी, ये जो पोइट्री है इसका नाम है मेरी मंजिल। तो जो लोग हैं बहुत एस्पायरिंग हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, लेकिन उनकी लालसा सिर्फ, उनकी चाहत सिर्फ इतनी है कि उनके आसपास वाले उनको सराहें, उनको जानें। उनकी कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है कि पूरा देश या पूरा जो ये है वो उनको जाने, बस थोड़ी सी उनकी इच्छाएं हैं और वो उनकी इच्छाओं में उतने भी काफ़ी हैं, उतने भी अच्छे हैं, तो उसके लिए खुश हैं उन चीज़ों में, तो उसके लिए पोएट्री है मेरी मंजिल। मेरी मंजिल वहाँ तक नहीं जहाँ सिर्फ लोग मेरे बारे में बातें करें, जहाँ कश्ती डूबने से पहले उभर चुकी हो, जहाँ कोई क्या करता है इससे मैं परेशान ना हूँ। मेरी मंजिल वहाँ तक है जहाँ मेरा नाम उन्हें पता हो जो सच में मेरी चिंता करते हैं, जहाँ वो मेरा अच्छा चाहते हैं और मेरे साथ हैं। मेरी मंजिल वहाँ तक है जहाँ वो मुझे जाने जो मेरी रूह से जुड़ा है, जो मेरे ख्वाब मुकम्मल होने तक मेरे साथ है। मेरी मंजिल वहाँ तक। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो अभी मैं चाहती हूँ कि एक पोएट्री आप लोगों को सुनाए मुझे, जो आजकल के जनरेशन जो यूथ है उनको बहुत पसंद है ऐसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है किसी लड़की से किसी लड़के के लिए या किसी लड़के से किसी लड़की के लिए।
अच्छा, वैसे तो मैं लड़की हूँ और मैं लड़के और लड़की दोनों के पर्सपेक्टिव से लिखती हूँ, बट ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से हैं जो ज़्यादा सजने संवरने में इतना बिलीव नहीं करती और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका लिखना, जैसे मैं हूँ, उनका लिखना, उनका पढ़ना और उनके काम से ही वो जाने जाएं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसे खूबसूरती बड़ी पसंद है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहरी जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करता है। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी। इसका टाइटल है होती अगर मैं। होती अगर मैं उन लड़कियों जैसी तो शायद वो मुझे देखता, मेरे खतों में लिखे शब्द नहीं पर मेरे हाथों को वो जरूर देखता। होती अगर मैं भी कोई हुस्न की परी सी, वो मोतियों से श्रृंगार में मेरे कहता। होती अगर मैं कोई अचानक आई कला से भी तो वो मुझे कभी नहीं डालता। शायरा तो हूँ मैं, लेकिन वो हुस्न का दीवाना सा लगता है, उसे शब्दों से कहाँ मतलब है, वो बेपरवाह राही सा लगता है। होती अगर मैं उन रंगों से घिरी जो रंग बनते हैं लालियों और पाउडर से, दिल में जा लगती मैं भी उसके जैसे कोई तार निकली हो आंखों के किनारों वाले लाइनर से। होता अगर मुझ में भी वो गुरूर खुले कपड़ों को शान से लहराने का, वो आता किसी मक्खी सा चाय पर मंडराते हुए। फिल्म की अदाकारा होती मैं और वो होता पागल आशिक मेरा, चला आता मुझसे मिलने हर दफा गाते हुए कोई गाने। पर हूँ न मैं कोई जो मोहित कर दे उसकी आस को, हूँ न मैं कोई जो मोहित कर दे उसकी आस को। नहीं बन सकी मैं स्रोत, स्रोत इज सोर्स, नहीं बन सकी मैं स्रोत जो पूरी कर दे उसकी अधूरी प्यास को। मैं झल्ली सी, किताबों का मुझे शौक था, लाइनर वाइनर कहाँ मेरा विषय है, कविताओं की पंक्तियों से मुझे सिर्फ मतलब था। मासूमियत के दायरे में मैं, मुझे लज्जा ना काम आए, वो फूल हूँ मैं जो सुंदर तो है लेकिन महक न दे जाए। सदाबहार के गानों की हूँ मैं, रेडियो सुनने वाली पीढ़ी की गायिका। इन अभी की फिल्मों का न कोई विषय है न मुझे कोई मालूम है, मुझे कोई शौक नहीं, मैं ठहरी पुराने फिल्मों की नायिका। होती अगर मैं इन सब जैसी तो सिर्फ वो मुझ पे ही नजरें गड़ाता। होती अगर मैं उन लड़कियों जैसी तो शायद वो मुझे देखता, पर मुझ में वो मुझे नहीं, उस नकली शख्स को ही देखता जो मैं नहीं हूँ, मुझ में वो मुझे नहीं देखता। वाओ, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छे। जो शायरी है ये एक लड़का लड़की के लिए लिखता है और ये शुरू ऐसे होती हैं। जुल्फें जो बिखर कर रहती हैं किसी अहम हिस्से को ये पूरा करती हैं। यूं तो हुस्न का दीवाना मैं था नहीं, लेकिन हुस्न की परछाइयों से मेरी बातें नहीं बचती हैं। होंगी कहीं शायराना तुझसे, होंगी कहीं शायराना तुझसे, लेकिन सारी फूलों की लड़ियां तुझ पर इशारा करती हैं। होंगी कहीं शायराना तुझसे, लेकिन सारी फूलों की लड़ियां तुझ पर इशारा करती हैं। किसी तारा पर से गुजरती हुई जैसे, किसी तारा पर से गुजरती हुई जैसे रूह के मेरे कमजोर हिस्से को बजाया करती हैं। किसी तारा पर से गुजरती जैसे रूह के मेरे कमजोर हिस्से को बजाया करती हैं। और तानिया जी, मुझे ये बताइए कि इतना जो खूबसूरत आप लिखती हो और दिखती भी हो और बोलती भी हो, तो आपके घर वाले तो कभी बोर ही नहीं होते होंगे आपसे? सच बताऊं तो मेरे घर वालों के लिए मैं घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी ही हूँ। मतलब मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि हाँ ये क्या शायरी और सपोर्ट हर चीज़ में करता है, बिल्कुल। यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कहीं पर कविताओं का ओपन माइक है, कुछ है, कहीं पर भी जाना है शो के लिए हमेशा दे आर रेडी। माय मदर इज तो इज लाइक मैं भी चलूँ, शी इज़ वेरी रेडी। बट ऐसा होता है कि मेरा भाई, और भाई तो होते ही इसलिए, भाई तो आपकी उड़ाने के लिए ही होता है, तो वो चीज़ है। तो मेरा भाई हमेशा कहता रहता है हाँ हाँ ये तेरी पोइट्री में थोड़ा साइड रखा कर, ये तेरी राइमिंग वर्ड्स ना थोड़े अलग रखा कर, तो रियलिटी में बात कर, रियलिटी में बात कर। और क्योंकि मैं लिखती भी इमेजिनरी हूँ, फैंटेसी वर्ल्ड में रहती हूँ, और वो बोलते हैं ना बुक क्रशेस तो मेरे बहुत है, तो वो बुक क्रशेस के बेसिस पर ही ऐसा होना चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, तो बोलता है ये तू साइड रख, बुक्स की बातें साइड रख, रियलिटी में आओ, धरती पर आओ। और ये तो होता ही रहता है हर एक वो ब्रदर सिस्टर में। हम, मेरे भी सिस्टर है, तो हम भी बहुत, जैसे आपने बताया वैसे हम भी लड़ते रहते हैं। वो शब्दों का वाद हाँ। विवाद तो चलता ही रहता है। कभी ऐसे हुआ है क्या कि घर में कुछ हुआ और आप बात कर रहे हो बट आपकी बातें उनको ऐसे एकदम जैसे आप लिखते हो वैसे लगने लगती है?
कभी कभी। हाँ, ऐसा होता है। मेरी मदर जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो कभी भी वो मेरे ओपन माइक में चलती है ना, तो कोई और मेरा फ़ोटो खींचे या ना खींचे, कोई और मेरी वीडियो ले या ना ले, वो बिल्कुल लेती है और तुरंत स्टेटस पर डालती है कि हाँ, लाइन्स रिटन बाय तान्या। और जब मेरा बर्थडे होता है तो बर्थडे पर भी मेरी कविताएं, मेरी शायरियाँ वो पहले डालती है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और उनको कुछ कुछ लाइनें, जैसे आजकल की पीढ़ी की आपने सुनी, वो लाइनें मेरी मदर को भी बहुत पसंद आती है। वो कहती है कितनी सुंदर लिखती है, तो प्यार के बारे में बड़ा अच्छा लिखती है। तो वो चीज़ें उनको भी काफ़ी पसंद आती हैं। और मेरे भाई को, जैसे अभी मैंने हाल ही में एक चेस टूर्नामेंट को होस्ट किया था, या मैं होस्टिंग के लिए जाती हूँ, तो मेरे भाई को मेरे बोलने का तरीका बहुत पसंद है। वो कहता है कि तू बोलती एकदम स्पष्ट बोलती है, ऐसे घुमा फिरा के नहीं और बोलती। आपका जो वॉइस भी है ना, वो भी बहुत अच्छा सेटिस्फाइड लगता है, मतलब बाकियों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ना मेरे माइंड में बहुत ऐसे चल रहा है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि पूछूं या ना पूछूं। पूछ लीजिए, अब बुलाया है तो बिल्कुल पूछिए। हाँ, थोड़ा पर्सनल है, बट ठीक है, चलता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि यार, लड़की इतनी स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, टैलेंटेड है, ओ सॉरी, मल्टी टैलेंटेड है, तो फिर घर में शादी की बात वगैरह या फिर रिलेशनशिप वगैरह तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ। हाँ, ये सब हम बोल सकते हैं ना सोशल मीडिया पे, या नहीं बोल सकते ऑब्वियसली हैं? बोल सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे प्लान्स हैं अभी तक करियर में, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आपका करियर स्टॉप हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ भी ग्रो करना है, बट जो इंडिविजुअल ग्रोथ, अभी जो पेस पर अभी धीरे धीरे करके वो रफ्तार पकड़ी है ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि और 2 साल रुकना चाहिए। घर वाले तो करते ही हैं बातें, शादी वादी की भी करते हैं। और मेरे घर वाले तो इतने कूल हैं, वो बोलते हैं कि इतनी अच्छी है, इतनी शायरियाँ करती है, तेरे से एक बॉयफ्रेंड नहीं पटा अभी तक। ये तो सही बात है, तो मेरे भी मन में आया क्वेश्चन। दे आर लाइक दैट, बट अभी मेरा जो फोकस है वो पूरा मेरे करियर के ऊपर है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि फिलहाल ये सब चीज़ें मेरे लिए, फिलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको स्टॉप रखा है। प्रेम बंद नहीं हुआ, प्रेम है, प्यार है, अभी तक भी स्रोत है अंदर, बस उसे धारा बनाना है, किसी के लिए लेकर जाना है, तो वो चीज़ है। और यस, ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा शख्स जो उस प्यार के काबिल है, और मैं उसके काबिल हूँ। इमेजिनरी शख्स। इमेजिनरी आएगा कोई शख्स ऑब्वियसली। नहीं, आएंगे, देखें और देखते हैं क्या। प्रपोजल्स भी बहुत से आए होंगे आपको ऑब्वियसली। हाँ, और काफ़ी अच्छे लड़कों के भी आए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा कि अभी जो है थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं, हो जाएगा वो चीज़ भी समय आने के बाद। कहते हैं ना समय से ज़्यादा, ना समय से पहले। ना वो कौन सी लाइन है, ना किस्मत से ज़्यादा, ना किस्मत से पहले, किसी को ना मिला है, किसी को ना मिलेगा। तो ऐसी वाली चीज़ हर एक लाइन पे शायरी। तो ऐसी वाली चीज़ है, तो समय पर सब चीज़ें होती हैं। जय शेट्टी बोलता है ना, एट इट्स ओन पेस इन इट्स ओन टाइम, मतलब अपनी गति पर सही समय पर चीज़ें बराबर होती हैं, तो उसका मैं वेट कर रही हूँ। तो अभी राइटिंग के ऊपर तो बहुत सारी बातें हो चुकी है अभी, तो अभी मुझे थोड़ा सा आप जो काउंसलिंग करते हो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ स्कूल काउंसलर काम कर रही हूँ। वहाँ पर हमारे मल्टीपल रोल्स होते हैं, बट मेरा जो बेसिक रोल है वो है बच्चों को काउंसलिंग सिखाना और बच्चों की काउंसलिंग करना। अब काउंसलिंग में हम लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कभी पढ़ाई नहीं हो रही, फोकस नहीं कर पा रहे। आजकल तो ये कोविड के बाद जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो स्क्रीन टाइम से कैसे हम लोग थोड़ा ध्यान हटा के खेलने पर फोकस करें, या घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी प्यूबर्टी हिट करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड में चेंजेस आते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है। उसके बाद पेरेंटल काउंसलिंग हम करते हैं, क्योंकि हमेशा बच्चों की गलती नहीं हो सकती, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बड़ों को भी समझनी पड़ती हैं। तो टीचर्स की काउंसलिंग हो गई, उसके बाद हमारे पेरेंट्स की काउंसलिंग हो गई, तो ये तीनों रोल्स हम लोग निभाते हैं स्कूल काउंसलिंग में। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को और टीचर्स को? यस, तो बेसिकली ऐसा होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा या तो ओवर सेंसिटिव हैं, या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा रिबेलियस काइंड ऑफ बच्चे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये मैं, उसने मुझसे ऐसे
बात ही क्यों की। और उस चक्कर में उनका ऐसा हो जाता है कि मैं इससे बदला लूँ, मैं इससे रिवेंज लूँ, या मैं इसको कुछ बोल दूँ, उल्टा बोल दूँ। और आजकल तो हमारे रील्स तो काफ़ी, हमारा सोशल मीडिया तो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों को कि वो इस तरीके का बिहेवियर करें। तो पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वो बच्चों के फ्रेंड्स बने, क्योंकि एक फ्रेंड को ही हम अपने दिल की बात खुलकर बता सकते हैं किसी और से। तो अगर पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है कि वो उनके शूज़ में जाकर, मतलब उनके तरीके से सोच सके कि हाँ, हमारा बच्चा इस दौर से गुजर रहा है या इस तकलीफ से गुजर रहा है, तो इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है या इसलिए वो ऐसा एक्ट कर रहा है। तो इस पर एक ध्यान देना चाहिए। और टीचर्स को ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि टीचर जो है ना, कभी कभी अपने घर का फ्रस्ट्रेशन हो गया या कभी कभी उनकी भी गलती नहीं है, कभी कभी बच्चे भी ऐसे बोल देते हैं कि टीचर्स को बड़ा बुरा लग जाता है। तो टीचर्स को ये ध्यान रखना है कि वो अपनी बात भी रखें, स्ट्रिक्ट भी रहें, पर साथ साथ ही बच्चों को थोड़ी ढील भी दें। मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस अगर टीचर कर पाती है तो टीचर के लिए भी आसान हो जाता है और बच्चों के लिए भी अपने दिल की बात करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो काउंसलिंग इस फील्ड में आप कैसे आए, मतलब आपको जॉब कैसे लगी वहाँ पे? एक्चुअली इसका भी ऐसे ही है कि प्यार मुझे राइटिंग से हुआ और शादी मेरी काउंसलिंग से, साइकोलॉजी से हुई। तो साइकोलॉजी, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि साइकोलॉजी ऐसी कोई फील्ड होती है या साइकोलॉजी में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी जैसे ही मैंने ऑप्ट किया उसके बाद मुझे पता चला कि उसमें काउंसलिंग है। और मेरी एक दोस्त है, वो ऑलरेडी आर्मी स्कूल में काम करती थी और उसने मुझे रेकमेंड किया कि क्यों ना आप भी आर्मी स्कूल में ज्वाइन करो। और मुझे बच्चे तो इतनी पसंद थे, मतलब ऐसे ही मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर हम बचपन से ही उनको कोपिंग स्किल्स, यानी उनको अपनी प्रॉब्लम से कैसे उभरना है और आगे आना है, बचपन से ही अगर उनको हम सिखाते हैं, तो बड़े होके अगर उनको कोई और भी तकलीफ आती है, कोई और भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उससे उभर पाएंगे, जूझ पाएंगे और टैकल कर पाएंगे और अच्छी तरीके से उस पर मात दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं काउंसलिंग बच्चों के लिए मैं इस फील्ड में आई और इस तरीके से मतलब मैंने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया। बहुत सी बातें हो चुकी है, तो अभी हम बढ़ते हैं रैपिड फायर के राउंड की तरफ। सो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट राइटर? मेरे लिए फेवरेट राइटर है जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब। आप अपने खाली समय में क्या करती हो? खाली समय में मैं डांस करती हूँ, गाने सुनती हूँ और लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। बारिश पर 2 लाइनें। हाँ, कुछ बूंदे तुम्हारे एहसास की गिरी होंगी इस चाय में। बारिश में चाय बड़ी पसंद होती है। कुछ बूंदे तुम्हारे एहसास की गिरी होंगी इस चाय में, कुछ यूँ बारिश ने आज अपना रुख बदला होगा। बारिशों में आज मुझे पसंद आने के लिए कसम खाई होगी, उनका भी स्पर्श आज मुझे हुआ होगा। शांति में लिखना पसंद करेंगे या म्यूजिक के साथ? कभी शांति, कभी म्यूजिक के साथ, दोनों में रंगीन माहौल बनता है। लॉन्ग स्टोरीज या शॉर्ट स्टोरीज? शॉर्ट स्टोरीज ऑलवेज। पोइट्री या शायरी? पोइट्री हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैष्णवी। थैंक यू सो मच मुस्तानिया फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आपके साथ बातें करके और आपकी वॉइस सुनने में बहुत मज़ा आया और ऑब्वियसली व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है आपसे सीखने को भी मिलती होगी और बहुत सी बातें हैं जो कि पेंडिंग में है, जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। साइकोलॉजिस्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, और जो आप मल्टी टैलेंटिंग, जो मैं बोल रही थी बार बार, जो आप मेहंदी आर्टिस्ट हो और मैनी थिंग्स, तो उसमें हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अहमदनगर टॉक्स एंड वैष्णवी, यू आर सच अ ग्रेट होस्ट। और अहमदनगर टॉक्स को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया इस पॉडकास्ट में। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि मैं फिर से यहाँ पर आ पाऊँ और अपना समय दे पाऊँ। थैंक यू सर।